हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम सभी लोग जो पिछले क्लास में हमने एक फॉर्मूला निकाला हुआ था ना अपवर्तनांकों में संबंध, उस पे आधारित कुछ क्या दो सवाल हमने लिखा हुआ है। उस दो प्यारे सवालों को पहले लगाते हैं, उसके बाद हम लोग क्रांति कोण सीखेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में सीखेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर से जो कुछ और ऐसे फार्मूले जिसे स्नेल के नियम का व्यापक रूप हो गया, अपवर्तनांक और वास्तविक गहराई आभासी गहराई में संबंध हो गया, अपवर्तनांक प्रकाश की चाल में संबंध क्या होता है, इन छोटे छोटे फार्मूले को भी हम लोग लिख लेते हैं और उस पर एक एक नंबर के सवाल भी लगा लेते हैं ताकि हमें वो सवाल पता चले कि इस फार्मूले पे ऐसे सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं और हमको ऐसे सवालों को लगा के रखना है। ठीक है, तो आज की क्लास में ये सब तो हम सीखने वाले हैं। तो क्लास में सीखने में मज़ा आ जाएगा, बस साथ में आपके होनी चाहिए कॉपी और पेन, क्योंकि जो चीज़ें आप लोग पढ़ें, आप लोग सीखें, उसको एक सुंदर सा नोट्स बनाते चलें। उस नोट्स को आप जब पढ़ के देखोगे ना तो आपको लगेगा कि आपको और ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब हाँ, आप कोई बुक लो, बुक में चीज़ों को A to Z पढ़ो वहाँ पे। हाँ, आपके पास समय है तो आप ये सब करिए, तो आप एक्स्ट्रा नॉलेज लेंगे, आपके लिए फायदेमंद तो है ही है। लेकिन अगर आपके पास कम समय में ज़्यादा तैयारी करनी है तो एक आपके पास सुंदर सा नोट्स बहुत बहुत ज़रूरी होना चाहिए। वो नोट्स आपको काफ़ी हेल्प करेगा। मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ कि आपके पास सुंदर सा नोट्स जरूर होना चाहिए और वह नोट्स ऐसा नोट्स होना चाहिए जिसमें बोर्ड में आए हुए काफ़ी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा थोड़ी केवल जो पढ़ाया गया वही लिख लीजिए। बोर्ड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको आती हैं, देखिए बुक उठा करके, आंसर उठा कर देखिए, उस चीज़ को जरूर उसमें नोट्स में शामिल करने का प्रयास करिए, उस चैप्टर से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, कोशिश तो हमारी रहती है, ठीक है, करने की, और कुछ हद तक करते भी हैं। तो आज की क्लास में हम लोग ये न्यूमेरिकल को सीखते हैं और न्यूमेरिकल लास्ट क्लास में हमने इसकी थ्योरी को बताया हुआ था। और थ्योरी अगर आपको समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया तो वो कोई दिक्कत नहीं है। उस चीज़ से जो फार्मूला हमने सेट किया हुआ है, उस फार्मूले से इस चीज़ को हम लोग लगाते हैं ना। लास्ट क्लास में देखो हमने जो फार्मूला आपको बताया हुआ था, जो तीन माध्यम जब हो जाए, यानी 1n2 गुणे 2n3 गुणे 3n1 बराबर 1। अब ये चीज़ कैसे आया हुआ है यहाँ पे आपको ये मान नहीं लगता है कि कैसे आया हुआ है। अब यहाँ से जो फार्मूला सेट होगा वो भी बहुत मायने रखता है। बस यहाँ पे जो फार्मूला सेट होगा वो आपको पता होना चाहिए कैसे, लेकिन मैं इसको बता दे रहा हूँ एक बार हल्का सा ना। यहाँ पे अगर हमको 2n3 का मान अगर निकालना होता तो हमने बताया 2n3 को छोड़ करके बाकी चीजों को उधर भेजेंगे। इधर है गुणा, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। ये देखो भाग हो गया 1/1n2 गुणे 3n1। तो हमने बताया ये 3n1 को अगर हम ऊपर भेजेंगे, ये 3n1 को ऊपर भेजेंगे, ये क्या हो जाएगा 1n3/1n2। ये मेन लाइन है, इस मेन लाइन को आपको ध्यान रखना है, 1n3/1n2। अब इस चीज को हमने कैसे बताया, आप कैसे इसको याद रख सकते हो। याद रखने का तरीका ये है कि बाद में 3 है तो ऊपर हो जाएगा, पहले 2 है तो नीचे हो जाएगा, बस। अब इसको हमने एक लाइन और करके बताया होगा कि अगर आपको GNW लिखना है तो जो बाद में ऊपर हो जाएगा ANW/ANG। अब इस टाइप से हमें यहाँ पे फार्मूले अभी मिलेंगे इस टाइप के, और उसी टाइप पे हमको इस क्वेश्चंस को धाराशाही कर देना है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ समझ में आएगी तो ठीक है, और समझ में आएगी क्यों नहीं, आपने पढ़ा हुआ है, क्लास देखा हुआ है, नोट्स बनाया हुआ है, तो आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग सवाल को लगाते हैं। तो सवाल को लगाने का अपना फंडा वही पुराना वाला है। फंडा पुराना वाला क्या है कि क्वेश्चंस में क्या क्या दिया हुआ है। भाई क्वेश्चन चाहे आसान हो चाहे टफ हो, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ पहला काम है आपको उसको लिखना। ठीक ना, चाहे टफ क्वेश्चन हो या आसान ही क्यों ना हो, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है पहला काम है उसको लिखना। क्या पूछा हुआ है उस पर क्वेश्चन मार्क लगाना। उसके बाद अपने माइंड को उस कौन सा फार्मूला लगेगा उस पर सोचना है। तुरंत नहीं क्वेश्चन पढ़े तुरंत बोले यार ये फार्मूला लगेगा वो फार्मूला लगेगा, तुरंत दिमाग खराब करने लगेगा, ऐसा नहीं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हो पहले उसको लिखो, क्या पूछ रहा है उस पर क्वेश्चन मार्क लगाओ, तब जाके कौन सा फार्मूला लगेगा उसको खोजो, तो आपको खुद लग जाएगा कि हाँ ये यार ये फार्मूला लगेगा, ये आसान फार्मूला तो है एकदम। ठीक है, लेकिन पढ़ के तुरंत खोजने लगोगे ना,
खोज नहीं पाओगे और दिमाग खराब हो जाएगा, पता चला बंद करके रफा दफा हो जाओगे। तो ऐसा नहीं करना ना। तो आपको क्या दिया, वायु के सापेक्ष कांच। वायु के सापेक्ष कांच कैसे लिखेंगे, देखो वायु के सापेक्ष कांच कितना दिया हमको, 3/2। और क्या दिया, वायु के सापेक्ष कांच हो गया, एवं जल, जो जल है वह वायु के सापेक्ष है। वायु के सापेक्ष जल, W मतलब वाटर, G मतलब ग्लास, कांच कितना दिया, 4/3। पूछ क्या रहा है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का जिसका रहता है उसको बाद में लिखते हैं, किसके सापेक्ष, जल के, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमसे पूछ रहा है। ठीक, अब देखो आप पिछली कोई क्लास नहीं देखे हो कोई दिक्कत नहीं, पिछली इससे पहले कोई क्लास अगर नहीं देखे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये कैसे सेट हो रहा है, बस ये आपको समझ में आना चाहिए। हमको क्या पूछ रहा है, WNG पूछ रहा है। हमने पता जो बाद वाला है वह ऊपर होना चाहिए, मतलब G वाला ऊपर, G वाला ऊपर यानी ANG ऊपर बटा पहले जो है वह नीचे होना चाहिए, ANW नीचे। बस बन गया फॉर्मूला, इसी मान रखो आंसर। 1 मिनट से कम लग रहा है नहीं, ये WNG बराबर ANG का मान क्या दिया है, 3/2, ANW का मान क्या दिया है, 4/3। ये 3 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा ये 3 त्रिका 9 बटे 4 दूना 8, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस टाइप के सवाल को आपको ऐसे लगाना है, ऐसे फार्मूला बनाना है। पहले से आपको कुछ नहीं याद रखना है, पहले से आपको कुछ 1% चीजें नहीं याद रखनी है। बस यहाँ पे ये चीज आपको कैसे बना यही आपको समझना है, जो चीज पूछा हुआ उसी से बनाना है। ये भी देखो अच्छी बात, जो चीजें पूछा हुआ है उसी से हमको बनाना है, ये नहीं कि कोई नया चीज लेकर आना है, नया चीज जोड़ना है, नया चीज घटाना है, याद रखना है, कुछ नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, वायु के सापेक्ष जल, मतलब वायु के सापेक्ष जल दिया है ANW। ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन लगने जा रहा है। वायु के सापेक्ष जल दिया है, कितना दिया है, 4/3 दिया है। और कह रहा है और कांच, वायु के सापेक्ष कांच, तो वायु के सापेक्ष कांच ANG वह कितना दिया हुआ है, 5/3 दिया हुआ है। हमसे कह क्या रहा है कि कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, किसका, कांच का कह रहा है, जिसका का रहेगा वह बाद में होगा। कांच का किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन वाला। अब बताओ फार्मूला कैसे सेट कर दोगे, हमसे क्या पूछ रहा है, WNG, हमने क्या बताया जो बाद वाला है ऊपर हो जाएगा, यानी ANG ऊपर क्या हो जाएगा, ANG ऊपर, ANG बटा क्या हो जाएगा, ANW। ANG का मान क्वेश्चन वाला दिया है, यस आपको दिया है, ANG का मान क्वेश्चन वाला दिया है 5/3 और ANW का मान है 4/3, 4/3। अब की बार देखो 3 आपस में धाराशायी हो गए, तो बचा क्या आपका 5/4, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया 5/4। तो आपने देखा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग 1-1 मिनट के अंदर जो है लगा करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। ठीक है ना, ये रहा आपका क्वेश्चन, अब इसको नोट करिए। इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्रांतिक कोण को देखने वाले हैं और पूर्ण आंतरिक परावर्तन को सीखने वाले हैं। मिटा दे भाई, चलो नोट कर लियोगे आप लोग दबा के। ठीक है, दबा के दोस्तों नोट किया करो, और चीजें अच्छी लगा करे तो शेयर जरूर किया करें, और नहीं अच्छी लगा करे तो डिसलाइक भी कर दिया करें, है ना, दोनों काम किया करो। अच्छा लगा करे तो पहुंचा दिया करो सबके सामने, ताकि जितने लोग आपसे जुड़े हैं उन सभी लोगों का क्या हो, भला हो। ठीक है, और अगर तुम ही नहीं समझ पाए तो भाई किसी के यहाँ भेजने की और लाइक करने की और जरूरत नहीं है ना। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्या कि क्रांतिक कोण क्या होता है। ठीक है, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, यहाँ पे कोई क्रांति नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है कोई क्रांति हो रही। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल समझो भाई। क्रिटिकल एंगल आपको कैसे समझना है, जरा हम लोग कम समय में चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, रट्टा तो एकदम नहीं मारना है, अपने को रट्टा क्या है, मना है। ठीक ना, समझना ज्यादा है ना। हमने ये क्रांतिक कोण जो अपवर्तन तो पढ़ा हुआ है, अपवर्तन वही अपवर्तन पे है। देखो ये हमारा क्या हो गया, कोई सीमा पृष्ठ हो गया जो दो माध्यमों को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। ये सीमा पृष्ठ क्या करता है, दो माध्यमों को अलग करने का काम करता है। ये दो माध्यमों को अलग कर रहा है। ये क्या हो गया इस पर, ये सर इस पर लंब हो गया, ये क्या हो गया इस पर लंब हो गया।
अगर हम लोग यहाँ पे विरल माध्यम रखें, यहाँ पे सघन माध्यम रखें, तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन हमें अभिलंब को झुकाना नहीं है, अभिलंब से दूर हटाना है। अपने को करना क्या है, अभिलंब से दूर हटाना है। तो अभिलंब से दूर हटाना है तो प्रकाश की किरण किधर से किधर जानी चाहिए। अभिलंब से दूर हटाना हो तो प्रकाश की किरण किधर से किधर जानी चाहिए। तो आपका जवाब रहेगा सर सघन माध्यम से विरल माध्यम में ले जाइए। किधर ले जाए, सघन माध्यम से विरल माध्यम। तो मैं मानता हूं इसको सघन माध्यम, इसको क्या मान लेता हूं मैं, सघन माध्यम, और इसको मैं नाम देता हूं विरल माध्यम। ठीक है, सघन ऊपर विरल नीचे क्यों लिया, क्योंकि हमको प्रकाश किरणों को अभिलंब को झुकाना नहीं है, अभिलंब से बहुत दूर हटाना है। ठीक है, क्या करना है, अभिलंब से बहुत दूर हटाना है। अब देखो सघन माध्यम में प्रकाश की किरण आई, ये आ रही है, ये कहाँ रही है, देखो ये जा रही जा रही जा रही है, या गई। ठीक है, अब गई, जब गई तो यहाँ पे क्या होगा, ये अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। लेकिन अब क्रांतिक कोण कहता है, क्रांतिक कोण की परिभाषा कहती है कि हमें वह आपतन कोण लेना है। भाई हमने ये आपतन कोण लिया, इस आपतन कोण पर हमें क्या होगा, सपोज अगर ऐसे देखो ये क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा। ठीक है, अभिलंब से दूर हटेगा। लेकिन हमको वह आपतन कोण लेना है जिसके लिए दूर हटते हटते ये इस पे चली आए। किस पे चली आए, इस पर चली आए। जब इस पर चली आएगी, इस पर चली आएगी, तो यहां से यहाँ का ये जो कोणवा होगा, वह कोणवा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो वही हमको चाहिए, यानी वह विशेष आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोणवा का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, वही कोण क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। वही कोण क्या है, क्रांतिक कोण है। तो हमने ये मान लिया कि भाई ये विशेष आपतन कोण है, ये क्या है, विशेष आपतन कोण, और यही विशेष आपतन कोण क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा। कब, जब ये परावर्तित हो, नहीं अपवर्तित हो रही है, जो अपवर्तित हो, और अपवर्तित होने के बाद ये कोणवा कितना बन जाए, 90 डिग्री। ये कोण कितना बन गया हमारा, R बराबर 90 डिग्री। तो जो आपतन कोण होगा वही आपतन कोण क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, क्रांतिक कोण की परिभाषा मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग लिखोगे भाई क्रांतिक कोण की परिभाषा। ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। ये कौन सा है, विरल माध्यम। सघन माध्यम में बना वह विशेष आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह विशेष आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। लिख लीजिए, फिर से मिला लो एक बार। सघन माध्यम में बना वह विशेष आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। और क्रांतिक कोण का सिंबल क्या होता है, सी होता है। ठीक है, चाहे छोटा सी लिख दो चाहे बड़ा सी लिख दो। ठीक है, अब ये सघन माध्यम है, तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक हम लोग जो है क्या मान लेते हैं भाई, इसके अपवर्तनांक को हम लोग मान लेते हैं, चलो यहाँ पे सघन है ना, सघन की जगह हम लोग लिख लेते हैं कांच। ठीक है, कांच हम लोग लिख लिए। और यहाँ पे क्या है, ये विरल है, विरल माध्यम को हम लोग क्या ले लेते हैं, जल। जल जो है कांच की अपेक्षा क्या है, विरल है, और कांच जो है जल की अपेक्षा क्या है, सघन है। ये तो सबको पता है, सिंपल सी बात है। ठीक, अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इसका क्रांतिक कोण का फार्मूला, अपवर्तनांक की मतलब अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध निकाल लेते हैं। अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में क्या संबंध होता है, उस संबंध को हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कांच को हम लोग लिखते हैं ग्लास G, और ये जल है, जल को हम लोग क्या लिखते हैं W। तो प्रकाश की किरण किस में जा रही है, कांच से जल में जा रही है। जब प्रकाश की किरण कांच से जल में जा रही है तब स्नेल का नियम यहाँ पे लगाएंगे। स्नेल का नियम लगाएंगे तो स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा भाई हमारा, यहाँ पे स्नेल के नियम से तो प्रकाश की किरण किस में जा रही है, दो में जा रही है। इसमें से जा रही है, एक में से जा रही है, दो क्या है, जल है ना। तो साइन आई बटा साइन R बराबर क्या होता है हमारा, 1n2 का मतलब, चलो भाई मैं 1n2 लिख ही दे रहा हूँ। ठीक है, 1n2 लिख दे रहा हूँ। साइन आई का काम कौन कर रहा है, C कर रहा है। ये I जो है C के बराबर होगा कब, जब इस R का मनवा क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए।
ये आई जो है सी होगा तब जब आर का मनवा 90 डिग्री हो जाए। बराबर 1 का काम कौन कर रहा है, जी कर रहा है, एन 2 का काम डब्ल्यू कर रहा है। बात क्लियर है। साइन सी बटा साइन 90 का मान 1 बराबर जी एन डब्ल्यू। तो जी एन डब्ल्यू बराबर साइन सी या डब्ल्यू एन जी बराबर क्या हो जाएगा 1/साइन सी। यही हमारा क्या है, अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। सी क्या है, क्रांतिक कोण है। डब्ल्यू एन जी हमारा एन क्या हो गया, अपवर्तनांक हो गया। अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में ही हमारा क्या है, संबंध है। अब इस संबंध पे भी अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल जरूर लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा क्या कि क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण समझ में आ गया ना। क्रांतिक कोण क्या है कि सघन माध्यम में बना वह विशेष आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, वह क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, चलो एक यहाँ पे नोट पॉइंट हम लिखते हैं और वह नोट पॉइंट आपके एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, ठीक है ना। कि जो हमारा एक लाल रंग होता है और एक बैगनी रंग होता है, ठीक है। एक लाल रंग है और एक क्या है, बैगनी रंग है। अभी हमने इसके बारे में कभी लाल रंग बैगनी रंग के बारे में चर्चा नहीं किया हुआ है, लेकिन क्लास 10th में जरूर कुछ ना कुछ इसका नाम सुने होंगे कि लाल रंग और बैगनी रंग। आपको ये जानना है कि लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है वह न्यूनतम होता है और बैगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, अधिकतम होता है। लाल रंग का अपवर्तनांक न्यूनतम और बैगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, अधिकतम होता है। अब आपको यहाँ पे देखो अपवर्तनांक और सी में क्या रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी जिसका एन ज्यादा उसका सी कम, जिसका सी कम उसका एन ज्यादा। बात क्लियर है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होगा, लाल रंग का क्रांतिक कोण क्या होगा, अपवर्तनांक जिसका कम है उसका क्रांतिक कोण क्या होगा, अधिकतम होगा, और जिसका अधिकतम है उसका क्रांतिक कोण क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो लाल रंग का क्या जो क्रांतिक कोण है वह क्या होता है, अधिकतम होता है। तो लाल रंग का क्रांतिक कोण अधिकतम, यहाँ पे नोट पॉइंट लिखेंगे भाई, लाल रंग का क्रांतिक कोण, लाल रंग का क्रांतिक कोण अधिकतम, लाल रंग का क्रांतिक कोण अधिकतम तथा बैगनी रंग का क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है। बैगनी रंग का क्रांतिक कोण क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो ये चीज हमको कहाँ से मिली, ये हमने जो संबंध निकाला हुआ है WNG बराबर 1/sin c, WNG बराबर 1/sin c, यहाँ से हमको ये संबंध मिला हुआ है। और इस संबंध से हमने बताया कि लाल रंग का क्रांतिक कोण अधिकतम और बैगनी रंग का क्रांतिक कोण क्या होता है, न्यूनतम होता है। ये रहा आपका क्रांतिक कोण से संबंधित चीजें जो आपके एग्जाम में यहाँ तक आ सकती हैं। बाकी का न्यूमेरिकल अभी लगा लेंगे, उन न्यूमेरिकल आपको समझ में आ जाएगा। तो ये रहेगा आपका पूरा क्रांतिक कोण। अब हम लोग देख लेते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। इस चीज को भी लिख लेना भाई, लाल रंग का क्या अपवर्तनांक जो है न्यूनतम और बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, ठीक है। तब वो लाइन आपको अच्छे समझ में आ पाएगी। अब देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है ना, तब क्रांतिक कोण के ही जैसा होता है, बस थोड़ा सा इसमें फर्क हो जाता है। वही फर्क यहाँ पे आपको समझना है, ठीक ना। क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस डिफरेंस क्या है अभी आप समझ पाओगे। अभी देखो ये मतलब इस वाले इतने कोण पर ये क्या हुआ कि यहाँ तक आया। अभी अगर हम लोग इस वाले आपतन कोण को और थोड़ा सा बढ़ा दें, मतलब मान चलो भाई सी जो है, सी का मान मान चलो कि 25 अंश है, कि 25 अंश के कोण पर ये आर का मान हमें क्या मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है। सिंपल सी बात, सी का मान हमने क्या मान लिया, 25 अंश। 25 अंश के कोण पर हमको आर का मान क्या मिल रहा है, 90 डिग्री मान मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ से जो 25 है, 25 को बढ़ा दे, 26 कर दे, 27 कर दे, 28 कर दे, सपोज हमने 29 कर दिया। अगर हमने जो सी है वह सी नहीं रहेगा, अब सी जो है आई बन जाएगा, क्योंकि हमने सी से ज्यादा कर दिया। जो आई का मान है, आई का मान सी एक सीमा है, सीमा से बाहर कर दिया तो आई बन गया। तो आई का मान हमने क्या कर दिया, 29 कर दिया। जैसे ही आई का मान हम 29 करेंगे तो ये आर का मान बढ़ेगा कि नहीं, आपको एकदम बढ़ेगा। जब एकदम बढ़ेगा तो क्या इधर आएगा, एकदम सवाल नहीं, इधर आएगा तो 90 से कम, तो क्या होगा, ये हो जाएगा इधर चला जाएगा।
ये क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा। इधर कब जाएगा, जब हम लोग आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण C से ज्यादा करेंगे। आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण C से ज्यादा करेंगे तो प्रकाश की किरण जौने माध्यमों से आती है उसी माध्यमों में वापस चली जाती है। जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस चली जाती है। कब, जब हम लोग आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से तन को ज्यादा बढ़ाते हैं तब। ठीक है, तो अब आप लोग क्या लिखो भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग परिभाषा लिखोगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए परिभाषा भाई, यदि आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण C से और अधिक बढ़ाएं, यदि आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण C से और अधिक बढ़ाएं तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस चली जाती है ना। प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस चली जाती है। प्रकाश किरणों की यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। अब ये फिगर जो है आप लोग ये वाला फिगर बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये जो कोण है ये जो हो जाएगा I और ये हो जाएगा आपका R, ये हो जाएगा I और ये हो जाएगा R, ठीक ना। ये वाला फिगर बना लेंगे तो समझ आया ना। यदि आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण C से और अधिक बढ़ाएं तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश किरणों का पूर्ण परावर्तन हो जाता है और पूर्ण परावर्तन होने की जो घटना होती है वही क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। तो आपसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूछे ना पूछे, लेकिन अगर यहां से क्वेश्चन बना तो ये क्वेश्चन जरूर बनेगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्त क्या है, आवश्यक कंडीशन क्या है, किसकी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। तो अब ये डालेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्त, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या आवश्यक शर्त, आवश्यक कंडीशन क्या है, मतलब वह कौन सी कंडीशन है कि जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो पहला कंडीशन भाई ये देखो, पहला कंडीशन क्या है, ये प्रकाश की किरण क्या थी, सघन, ये प्रकाश यहाँ पे क्या है, विरल। तो प्रकाश की किरण सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी का वहां पे क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है, इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं है। क्योंकि अगर वहां पे क्या होता है, विलंब कोण झुकने जाता है, वह कोण जो है कम होता जाएगा। पता चला कि आपने वो जी मतलब आपका वहां पे जो कोण हमें ज्यादा चाहिए 90 हुआ, 90 से ज्यादा हुआ, तभी तो पूर्ण आंतरिक मतलब इसमें परावर्तित हो गया। तो वहां पे कोण क्या होता है, विलंब कोण झुकता है तो कोण खुद ही कम होता है, ठीक है। हमें R का मान तो I से ज्यादा चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या है, पहले में तो कम रहता है और करोगे और कम हो जाएगा, तो सवाल ही नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से किस में जाना चाहिए, विरल माध्यम में जाना चाहिए। तो प्रकाश किरणें सदैव क्या होना चाहिए, प्रकाश किरणें सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या करना चाहिए, प्रवेश करना चाहिए, ठीक है। पहली चीज तो आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन करवाना है तो पहला चीज क्या होना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि जो I है, I का मनवा क्या होना चाहिए, क्रांतिक कोण C से ज्यादा होना चाहिए। यानी I मतलब आपतन कोण, ये मतलब क्या होगा, ज्यादा होना चाहिए, C मतलब क्रांतिक कोण। तो I यानी आपतन कोण I का मान सदैव हमेशा क्रांतिक कोण से ज्यादा ही होना चाहिए। अगर ज्यादा रहेगा तभी क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, अदरवाइज वहां पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो, तो ये रहा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की थोड़ा सा जो घटना है उस घटने के बारे में तो हम यहाँ पे जिक्र नहीं करने वाले हैं, बस केवल बता दे रहे कि ये ताकि एक नंबर पे अगर चीज पूछी जाए तो वहां पे आप छोड़ो ना, वहां पे आप करके आओ, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में होगा क्या, जहां जिस पृष्ठ से या जिस जगह से जिस तल से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा
वह तल और चमकदार दिखाई देने लगता है। ठीक है, हमने अपवर्तन की घटना को याद करने का तरीका क्या बताया कि जहां पे आपको धोखा हो, ठीक है, क्या हो, धोखा हो, जहां पे धोखा हो जाए वहां पे अपवर्तन है, और धोखा होने के बाद अगर आपको अच्छा मिल जाए तो वहां पे क्या है, क्या पूर्णांतरिक परावर्तन है। कि हमें जो है प्रकाश की किरणें क्या हो, जहां से जिस तल से परावर्तित होंगी ना वह तल हमको और अधिक चमकदार दिखाई देगा। जैसे हीरे में चमक हो गया, ठीक है, परखनली को कोनो बीकर में रखते हैं, उस बीकर में रखा जो परखनली है वह और अधिक चमकदार दिखाई देने लगता है। ठीक है, कोई खिड़की है, उस खिड़की में दरारें पड़ गई हैं, वह दरारें हमको अधिक चमकदार दिखाई देती हैं। मतलब जिस तल से क्या होगा कि प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, वह तल हमको क्या होगा, अधिक चमकदार दिखाई देने लगता है। तो जो तल हमें अधिक चमकदार दिखाई देने लगे तो वहां पे क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। ऐसे आपको समझ लेना है। एक वर्ड आता है प्रकाश तंतु। प्रकाश तंतु किस घटना पर आधारित है, तो प्रकाश तंतु जो है वह क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। ये भी चीज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्या लिखोगे कि परखनली में अगर हम कोई बीकर में अगर हम किसी परखनली को टेढ़ा करते हैं तो वह टेढ़ा करने पर क्या होता है, हमें अधिक चमकदार दिखाई देता है। हीरे में जो दरारें पड़ती हैं वह या हीरा का कोई टुकड़ा है उसमें ज़्यादा चमक होती है, जहाँ से प्रकाश किरणें क्या हो रही है, पूर्णांतरिक परावर्तन हो रही है। या तो फिर हमने बताया कि कोई खिड़की कांच जो है वह टूट गया है तो वहाँ पे भी हमें क्या होता है, अधिक चमकदार दिखाई देता है। प्रकाश तंतु हो गया, ठंडे देशों में मरीचिका हो गया, रेगिस्तान में मरीचिका हो गया। तो ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे एग्जाम्पल हमारे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल हैं। तो एग्जाम्पल आपको जरूर याद होना चाहिए। बाकी किताबों से आप पढ़ लेंगे कि हाँ कैसे कैसे क्या घटना हो रही है। ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा सा जो चीज़ हमने बताया ना कि वास्तविक गहराई, आभासी गहराई और अपवर्तनांक में संबंध, ठीक है, इसको पहले मिटा दें और जो चीज़ें हैं उसको हम लिख देते हैं, और लिखने के बाद उस पर जो है एक आध नंबर के न्यूमेरिकल मैं खुद वैसे बता देता हूँ, आप समझ जाओगे। बाकी आपको किताब में या कहीं भी न्यूमेरिकल मिलेगा उसको आप छोड़ोगे नहीं, ठीक है ना। तो पहला वो वाला जो फार्मूला है उस फार्मूले को यहीं पे लिख लेते हैं सब। ठीक है, तो पहला क्या लिख देंगे फार्मूला, अपवर्तनांक कामा वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई में संबंध। एक नंबर पे क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया है, तथा आभासी गहराई में संबंध। आभासी गहराई में क्या संबंध होता है, उस संबंध को हम लोग देख लेते हैं ना। वह संबंध केवल हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेना है। वह संबंध क्या होता है भाई, अपवर्तनांक बराबर होता है, वह संबंध में लिख रहा हूँ, अपवर्तनांक बराबर होता है, अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। ठीक है, ये फार्मूला भाई आपको याद होना चाहिए। ठीक, अगर एक नंबर आपको नहीं छोड़ना है तो ये चीज आपको याद होना चाहिए कि अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। क्वेश्चन दे सकता है कि कोई मछली है और उस मछली जो है जल में तैर रही है, जल का अपवर्तनांक इतना दिया हुआ है, तो वह मछली जो है उसकी जो है वास्तविक गहराई इतना है, तो आभासी गहराई बताइए। या तो फिर आपको ऐसे घुमा फिरा के ऐसे, मतलब जो तीन चीजें हैं, वास्तविक गहराई, आभासी गहराई और अपवर्तनांक, इन तीनों चीजों में घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है। लेकिन यहाँ पे दो चीजें आपको दिया रहेगा। ठीक है, दो चीजें आपको क्या रहेगा, दिया रहेगा। पहला हमने ये सूत्र आपको बताया दिया। दूसरा सूत्र ये है अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध। अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध, अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध, अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध। प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है, प्रकाश की चाल में संबंध, वह संबंध होता है अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, बटा क्या होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल बटा क्या होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल। अब निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, अपवर्तनांक को हम लोग n से लिखते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल को c से लिखते हैं, माध्यम में प्रकाश की चाल को v से लिखते हैं। तो आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो, n बराबर c बटा v।
n बराबर c बटा v। अब इसको लगाने के लिए आपको n दे दे, c दे दे, v पूछे, v दे दे, c दे दे, n पूछे, तो c तो भाई फिक्स होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये तो c फिक्स है, बाकी n देगा तो v पूछेगा, v देगा तो n पूछेगा। अब बताओ इस पे सवाल हमें लगाने की जरूरत है? एकदम ही जरूरत है। अब आपको एक नंबर में कहीं मिल गया सवाल, क्या आप लोग नहीं लगा पाओगे? एकदम लगा दोगे। n बराबर c/v बस आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एक चीज और लिख लेते हैं, स्नेल के नियम का व्यापक रूप। ठीक है, क्या लिख लेते हैं भाई? तीसरा पॉइंट हम लोग स्नेल के नियम का व्यापक रूप। स्नेल के नियम का व्यापक रूप। स्नेल के नियम का व्यापक रूप। अब ये जो व्यापक रूप मैं लिख रहा हूं, ये चीज भाई आपको याद होना चाहिए एक एक नंबर के न्यूमेरिकल को धाराशाही करने के लिए, एक एक न्यूमेरिकल को ना छोड़ने के लिए ये चीज आपको याद होना चाहिए, स्नेल के नियम का व्यापक रूप। वह स्नेल के नियम का व्यापक रूप देखो भाई, आप तो पहले इतना जानते हो कि साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है n2 बटा n1। यही होता है ना, n2 बटा n1। अभी हमने देखा n बराबर क्या होता है c/v। n बराबर क्या होता है c/v। जब इसको रखेंगे तो c/v2 बटे c/v1। यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा v1/v2 हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला हमारा बन जाएगा v1/v2 बराबर λ1/λ2। λ1/λ2 ये फार्मूला हमको याद होना चाहिए। तो अगर आपको v और लैम्डा में कोई रिलेशन पूछे वहां से निकाल सकते हैं, n और लैम्डा में कोई रिलेशन पूछे हम लोग वहां से निकाल सकते हैं। तो ये हमें सूत्र जो है याद होना चाहिए स्नेल के नियम का व्यापक रूप का, कि साइन आई बटा साइन आर बराबर n2 बटा n1 बराबर v1 बटा v2 बराबर λ1 बटा λ2। अब इन सभी पे आपको एक एक नंबर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो टाइम मिलेगा तो मैं जरूर एक एक नंबर के क्वेश्चंस को मैं कराने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। बस वो सिस्टम अभी बन नहीं पा रहा है ना। सिस्टम जैसे ही बनेगा तो आपका जो रिवीजन क्लास चलेगा, उस रिवीजन क्लास के दौरान जो काफ़ी मैं जितने भी बोर्ड में एक नंबर के क्वेश्चंस आए हैं चैप्टर वाइज, उसको मैं कराने का पूरा प्रयास करूंगा। वो आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। ठीक है, वह आपके नॉलेज को बहुत गहराई देगा कि आप खुद समझ जाओगे कि हाँ सर एक एक नंबर के क्वेश्चंस को कराना कितना जरूरी था। वो तो आपको चाहिए था कि चैप्टर खत्म हो उसको तुरंत बाद, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, सिस्टम ही बन नहीं पा रहा है। जैसे ही सिस्टम बनेगा वैसे हम लोग ये सब चीज़ों को एक एक नंबर के क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है अगली क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को सीखने वाले हैं, गोली अवतल और गोली उत्तल पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र है। तो इतनी चीजें जो भाई मुझे लगता है कि ये पार्ट 4 है, यानी प्रकाशिकी का ये चौथा लेक्चर है। 4 लेक्चर को अगर आप बढ़िया से सीखे हो तो मुझे उम्मीद है कि जो अगला जो वीडियो मिलेगा आपको 5वां वीडियो, उसमें हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट अभी तक जो चीज़ें हमने सीखा हुआ है वह आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत कम चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बस इंपॉर्टेंट अभी जो हमने सवाल बताया था 1 नंबर के लिए सवाल, बाकी और ये 1 नंबर पे सवाल इस पे आ जाता है, 1 नंबर पे सवाल इस पे भी आ जाता है, ये n और लैम्डा पर रिलेशन में करके सवाल आ जाता है। बाकी स्नेल का नियम वगैरह कभी कुछ पूछा नहीं जाता है। तो अभी मैं जितना बताया 4 वीडियो बनाया ना, 4 वीडियो पे अभी प्रकाशिकी पर कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आपके एग्जाम में बड़े नंबर भर के नंबर दिला सके। लेकिन जो अगला वीडियो रहेगा वह अगला वीडियो आपको पूरे बड़े नंबर में 4 नंबर में 5 नंबर में क्वेश्चंस लगभग फिक्स रहता है। ठीक है, हर साल लगभग क्वेश्चंस फिक्स रहते हैं कि ये क्वेश्चंस आना है तो आना है। तो अब अगर ये क्लास जो है ना वो क्लास आपको तभी समझ में आ पाएगा जब ये सारी चीजें आप अच्छे ढंग से समझे हो। अच्छे ढंग से समझे हो तो आपको चीजें एकदम अपने आप समझ आएगी। नहीं सीखे हो, नहीं समझे हो तो आपको एकदम लगेगा अरे पता नहीं क्या चल रहा है। तो आप कोशिश करिए कि अभी प्रकाशिकी का ये केवल 4 ही लेक्चर हुआ है, चारों लेक्चरों को बढ़िया तरीके से अच्छे ढंग से सीख डालिए। ठीक है, और 1 नंबर के अगर मैंने मेकर लगवा रहा हूँ भाई अच्छी बात है, ये आपके लिए क्या है बेस्ट हो जाएगा ना। चलो फिर मिलते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। आप लोग ऐसे ही अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ाई लिखाई को शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से करते रहो और हौसले को एकदम ऊंचाई पर रखो कि अब की बार 90 पार। ठीक ना, अब की बार क्या हो 90 पार हो। ये चीज अगर आप लेकर चल रहे हो तो उम्मीद है जरूर आपका 90 पार होगा। ठीक है, और मिठाई खिलाने के लिए तैयार है ना। ठीक है, तो चल फिर मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे शानदार जानदार टॉपिक के साथ। ठीक है, चलो फिर ठीक है, सबको बाय बाय।